जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईएएस प्रीलिम सीरीज में यह हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे कि कोई सब्जेक्ट वीक ना रह जाए। एग्जाम में बैठने के बाद हमें ऐसा ना लगे कि हमने यह विषय पढ़ा नहीं है या रिवाइज नहीं किया है। 2024 आईएएस का एग्ज़ाम हमें पास करना है किसी भी कीमत पर। उसके लिए हम यूपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है, सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। करंट अफेयर की क्लास जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का भूगोल से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। नंबर 2, पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। नंबर 3, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 3। पहला नंबर दिया है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये गलत है। भारत में हिमालय जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों और पश्चिम बंगाल में फैला है। पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा नंबर, पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। ये भी गलत है। कैसे? पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में है। दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। यह बात सत्य है। पुलिकट झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली हुई है। तो हमारा ऑप्शन सही है बी, यानी केवल 3। मैप में दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बीच में पुलिकट झील है। पुलिकट झील के दक्षिण में तमिलनाडु है और पुलिकट झील के उत्तर साइड में है आंध्र प्रदेश और इसके पूर्व साइड है वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। चलिए हम अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत का भूगोल से सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन नंबर ए सुमात्रा, ऑप्शन नंबर बी बोर्नियो, ऑप्शन नंबर सी जावा, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। निकट का मतलब दूरी से है। ग्रेट निकोबार के सबसे निकट जो है, चलिए हम दूरी देख लेते हैं। इसकी डिस्टेंस जो है 1198 किलोमीटर। ये है सुमात्रा की। फिर देखते हैं क्रम से 1436 किलोमीटर। ये है श्रीलंका। ग्रेट निकोबार से श्रीलंका के बीच की दूरी। बोर्नियो की डिस्टेंस जो है ये है 2401 किलोमीटर बोर्नियो की। सबसे ज़्यादा दूर है जावा, 2490 किलोमीटर। सबसे निकट हुआ सुमात्रा, 1198 किलोमीटर। चलिए हम मैप में इसको दिखाते हैं। ये है ग्रेट निकोबार और इसके नज़दीक जो है ये सुमात्रा,
यहाँ इसी पिक्चर को यहाँ देखिए, ये है सुमात्रा। इसी मैप ग्रेट निकोबार से श्रीलंका की दूरी है 1436 किलोमीटर। सबसे पास में सुमात्रा ही है। ये है जावा, सबसे दूरी पर 2490 किलोमीटर। ये है बोर्नियो, 2401 किलोमीटर। मैप से स्पष्ट हो गया कि कौन सा द्वीप किसके पास है। चलिए देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, वह कौन सा आंदोलन था? वह आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के मध्य उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से ही कांग्रेस के अंदर नरम दल व गरम दल के मध्य विरोध और तीव्र हो गया, जिसके फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से नरम दल व गरम दल रूपी दलीय विभाजन का कोई संबंध नहीं था। विवाद का एक मुद्दा 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में गरम पंथियों द्वारा पारित कराए गए 4 प्रस्ताव थे। ये प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन से संबंधित थे। विवाद का एक अन्य मुद्दा यह भी था कि गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचाना चाहते थे। साथ ही केवल विदेशी माल के बहिष्कार से वे संतुष्ट नहीं थे, बल्कि चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को किसी तरह का सहयोग न दिया जाए। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन की एक वजह यह थी कि उग्रवादी सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को और बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, परंतु उदारवादियों ने रास बिहारी बोस को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों धड़ों का आपस में विलय हो गया। आधुनिक भारत का इतिहास से दूसरा क्वेश्चन है। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ऑप्शन ए है प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। ऑप्शन बी है सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। ऑप्शन डी भारत के वर्ष 1947 में विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन बता रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त हो गया। ये गलत है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था और बात है 1905 की। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी।
विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ, किंतु बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के विभाजन के विरुद्ध विशाल जनमत इकट्ठा कर लिया, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विवश होकर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। 1911 सेकेंड ऑप्शन में दिया है बी वाले में कि सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। तो हमारा ऑप्शन जो है बी सही है, लेकिन और भी आगे देखते हैं। बंगाल में प्रबल राजनीतिक जागृति को दबाने के लिए कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर उसे क्रमशः हिंदू और मुस्लिम बहुलता वाले दो भागों में बांटने और उन्हें आपस में लड़ाने की नीति अपनाई। इसी विरोध में अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ। अगले दिन दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली राज दरबार में वायसराय हार्डिंग सेकेंड ने सम्राट की ओर से घोषणा की कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाए और भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाई जाए। चलिए हम पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पॉलिटी में मूल अधिकार, यह क्वेश्चन 2021 में आया था आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम में। क्वेश्चन है भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। सेकंड है वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। नंबर 3, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? सही नहीं है, यह ध्यान देना है। केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। चलिए हम पहले जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 18 फर्स्ट में क्या है। यह प्रावधान करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालाजी राघवन मामले में दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि भारत रत्न व पद्म पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18 फर्स्ट में वर्णित उपाधियां नहीं हैं। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड नंबर 1954 में आरंभ किए जाने के पश्चात ऐसा 2 बार 1978, 1979 व 1993, 1997 में हुआ कि पद्म पुरस्कार वितरित नहीं किए गए क्योंकि इन्हें निलंबित किया गया था, इसलिए ये सेकंड नंबर गलत। तीसरे नंबर बता रहा किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। किसी वर्ष विशेष में अधिकतम 3 भारत रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, इसलिए ये तीसरा नंबर भी गलत। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी सही है। 1, 2 और 3 तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मूल अधिकार से कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में।
सेकंड है न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना तो एक ना ही दो। भारत के संदर्भ में न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और उसे जेल में रखा जाता है। पहला कथन तो गलत होता है। साथ ही यदि मामले का प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायिक हिरासत के दौरान किसी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करना चाहता है तो उसके द्वारा न्यायालय की अनुमति ली जानी चाहिए। तो सेकंड कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आर्थिक और सामाजिक विकास से क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बांड में निवेश कर सकते हैं। नंबर दो, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। नंबर तीन है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से परिवर्तन किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी दो और तीन। चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर एक में लिखा गया है कि खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बांड में निवेश कर सकते हैं। तो फरवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने खुदरा निवेशकों को आरबीआई के साथ गिल्ट खाते खोलकर सीधे सरकारी बांड खरीदने की अनुमति दी। आरबीआई ने खुदरा निवेशकों को आरबीआई के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति बाजार में पहुंच प्रदान की है, इसलिए पहला सही है। सेकंड देखते हैं, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। इसके तहत खुदरा निवेशक गैर प्रतिस्पर्धी बोलियों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों पर खुद को पंजीकृत करके सरकारी बांड खरीद सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी बांड खरीदने का एक अन्य तरीका सरकारी प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड है। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग एनडीएस ओएएम आरबीआई के स्वामित्व वाला सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापारिक मंच है। इसकी सदस्यता बैंकों, प्राथमिक डीलरों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड आदि जैसी संस्थाओं के लिए खुली हैं, इसलिए सेकंड भी सही है। थर्ड में लिखा है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से परिवर्तन किया जाता है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, इसको PSE द्वारा परिवर्तित किया गया था। इस तरह से ये आप थर्ड नंबर गलत है। यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक यह जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा परिवर्तित किया गया था।
इस तरह से जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है बी 1 और 2।